एक व्यक्ति को, एक सांसद को बचाने के लिए लगातार पूरी की पूरी पार्टी, पूरी की पूरी सरकार पर उंगली उठ रही है, उंगलियां उठाई जा रही हैं, लेकिन उस व्यक्ति को पार्टी का एक भी सदस्य कुछ कहने को तैयार नहीं है। उस व्यक्ति पर आरोप लगाने वाले सामान्य व्यक्ति नहीं है, बल्कि भारत को गोल्ड मेडल दिलाने वाले वो खिलाड़ी हैं। इसमें महिला खिलाड़ी शामिल है। ऐसा वो साफ साफ आरोप लगा रहे हैं कि उनका यौन शोषण हुआ है और कार्रवाई नहीं हुई है, कोई FIR दर्ज नहीं हुआ है, तो फिर वह फिर से धरने पर बैठ जाते हैं। याद करना चाहिए वह दिन जब उनकी वजह से गोल्ड मेडल मिलता है और अपने देश का राष्ट्रगान दूसरे देश के सरजमी पर गाया जाता है, साथ ही तिरंगे का मान बढ़ाया जाता है। लेकिन आज रो रो कर, फूट फूट कर अपने लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं और कोई सुनने को तैयार नहीं है। जिस पर ये आरोप लगे हैं, आज की कहानी उस व्यक्ति की है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं नीरज शर्मा। मैं जो आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना शुरू होती है दिल्ली की तिहाड़ जेल से। तिहाड़ जेल, दरअसल बात कर रहा हूँ 30 मई 1996 की। तिहाड़ जेल में एक प्रभावशाली बाहुबली सांसद बंद होते हैं और उनके लिए एक चिट्ठी आती है और उस चिट्ठी में लिखा था, सप्रेम नमस्कार, आपका समाचार मिला, नए सिरे से जमानत का प्रयत्न करना होगा। आप हिम्मत रखें, अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी निश्चित नहीं रहेंगे। आजीवन कैद की सजा काटने वाले सावरकर जी का स्मरण कीजिए और खुश रहें। आगे लिखते हैं कि हारिए न हिम्मत, बिसारिए न राम, जी है विधि राखे राम, तही विधि रहिए। दरअसल यह चिट्ठी लिखी थी भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने, और जिस व्यक्ति के लिए लिखी थी उस व्यक्ति पे लगाया गया था महाराष्ट्र सरकार की तरफ से टाडा। 22 सितंबर 1992 की बात है। मुंबई के जे हॉस्पिटल होता है, वहां पर एक व्यक्ति का इलाज चल रहा था। वह एक दौर होता है, अरुण गावली उसका नाम होता है, सालेंद्र हलानकर, और उसकी सुरक्षा में पुलिस लगी हुई थी। कुछ लोग आते हैं डॉक्टर के भेष में और आने के बाद एक के बाद एक लगातार गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। 500 से ज़्यादा गोलियां चलाते हैं। यह घटना थी पूरे देश में मशहूर हो जाती है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के जो बहनोई होता है इब्राहिम पारकर, उसकी हत्या कर दी गई थी और हत्या का आरोप उस व्यक्ति पर लगा था जिसका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। अब जिसने इस व्यक्ति को मारा है उनकी पकड़ शुरू होती है तो जांच में नाम आते हैं 2 लोगों के। पूर्वी केंद्रीय मंत्री कल्पनाथ राय होते हैं, बृजभूषण शरण सिंह होते हैं। वही बृजभूषण शरण सिंह जिनके लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक चिट्ठी लिखी थी और जिनके लिए खुश रहो और जैसा राम रखना चाहते हैं वैसे रहने की कोशिश करो, जब अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे, जो आरोप लगा था उसमें, इस आरोप में उनको क्लीन चिट जरूर मिल जाती है और वह बरी हो जाते हैं। लेकिन जिस तरह से आज की तारीख में चर्चाओं में हैं, जब इन पर महिला खिलाड़ियों ने यौन शोषण का आरोप लगाया और एक दौर था जब इनका नाम बहुत तेजी से सुर्खियों में आता है। बात है 6 दिसंबर 1992 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बाबरी मस्जिद जो ढांचे गिराया जाता है, उसमें लाल कृष्ण आडवाणी सहित 40 लोगों के नाम शामिल थे। उन 40 लोगों में एक नाम यह भी होता है बृजभूषण। जब इनका नाम होता है, CBI जब गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी तो सबसे पहले इस व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है और यही कारण था कि भारतीय जनता पार्टी की नींव रखने वाले उनके संस्थापक, उससे जुड़े कद्दावर नेता जो होते हैं, उनकी नज़र में रहता था। उनकी जुबान पर एक नाम सबसे पहले रहता था, बृजभूषण शरण सिंह। दरअसल लेकिन अगर इनकी कहानी की शुरुआत करें तो इनकी कहानी शुरू होती है साल 1979 से। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है गोंडा, उसी का एक हिस्सा है बिश्नौरपुर। 8 जनवरी 1957 को यहाँ पैदा हुए थे और बताया जाता है कि इनके परिवार में 4 भाई थे और उनकी हत्या वगैरह की जाती थी। यह दौर, उस दौर में डरे हुए थे। इनको लगता था कि पारिवारिक दुश्मनी की वजह से कहीं मेरे साथ कुछ ऐसा गलत न हो जाए या कोई मार डाले, इसलिए यह बहुत लंबे समय तक अपने मामा नाना के यहाँ रहते थे। और वापिस जब अपने गांव लौटकर आते हैं बिश्नोईपुर में, यहाँ आने के बाद साल 1979 में जब इनका एडमिशन कॉलेज में हो जाता है और एक दिन यह कॉलेज जा रहे थे, तभी देखते हैं कि कुछ लड़के एक लड़की को छेड़ रहे थे। और जब यह लड़की के पास जाते हैं तो लड़की डरी हुई थी। यह समझ जाते हैं कि लड़की को परेशान किया जा रहा है। फिर जब बृजभूषण शरण सिंह लड़कों से कहते हैं कि देखो भाई, किसी लड़की को परेशान करना ये ठीक, लड़के इन पर हमला कर देते हैं और अकेले बृजभूषण शरण सिंह उन लड़कों से लोहा लेते हैं और उन लड़की को बचाते हैं। यह लड़की खुश हो जाती है। फिर यह लड़की यह बातें अपने सहेलियों को बताती है और फिर सहेलियों से धीरे धीरे पूरे कॉलेज में बात फैल जाती है।
तो इस लड़के के बहादुरी के किस्से हर कोई गाने लगता है। अब कॉलेज में 1969 में छात्र संघ का चुनाव होने वाला था। इनका नाम सुर्खियों में आने के बाद यह चुनाव में खड़े हो जाते हैं और लड़कियों की वजह से और लड़कों की वजह से यह चुनाव जीत जाते हैं। जब चुनाव जीत जाते हैं तो धीरे धीरे 1980 में इनका नाम सुर्खियों में आ जाता है, क्योंकि किसी भी बात का विरोध करने की इस लड़के के अंदर हिम्मत। जब कहीं कोई गलत होता था या बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करते थे, और यही कारण था कि गोंडा हो या बलरामपुर हो या आसपास का कोई भी जगह हो, इनका नाम धीरे धीरे हर व्यक्तियों के जुबान पर हुआ करता था। साल 1987 में गन्ना चुनाव समिति राशि जीत जाते हैं और साल 1988 में यह बीजेपी का दामन थाम लेते हैं और बीजेपी के साथ चले जाते हैं। फिर इनको पहली बार एमएलसी का चुनाव लड़ने का अवसर दिया जाता है, लेकिन पहला चुनाव हार जाते हैं। महज 14 वोटों से विधान परिषद का चुनाव हारने के बाद भी इस लड़के की हिम्मत नहीं हारी। साल 1991 में बीजेपी उनको टिकट देती है गोंडा लोकसभा सीट का, और पहले ही लोकसभा चुनाव में यह लड़का 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल कर लेता। कहें तो यही सफर से इनका राजनीतिक सफर शुरू हो जाता है। फिर चाहे 1999 की बात हो, बीजेपी ने फिर से टिकट देती है। बात चाहे 2004 की हो, बीजेपी फिर से टिकट देती है और जीत जाते हैं। एक बार इनकी नाराजगी भी हो जाती है और फिर समाजवादी पार्टी इनको टिकट देती है और साल 2009 में समाजवादी पार्टी के टिकट से ये चुनाव जीतते हैं। साल 2014 में यह फिर से बीजेपी के टिकट से चुनाव जीत जाते हैं। लगभग 6 बार यह सांसद चुने जाते हैं और भारत की संसद में बैठते हैं। और इसी बीच में साल 2011 में इन्हें कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष, साल 2019 में तीसरी बार इन्हें कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष चुना जाता है। इन्होंने खुद से ही यह स्वीकार किया था कि बीच बचाव के चक्कर में एक व्यक्ति की हत्या हो गई थी। ऐसा बहुत कम लोग होते हैं जो अपने किए हुए गलत कामों को स्वीकार करते हैं, लेकिन इन्होंने स्वीकार किया। आपको बता दें कि यह अपने दबंग प्रवृत्ति के लिए, बाहुबली के लिए पहचाने जाते थे। बड़े बड़े गुंडे इनके सामने घुटने टेक देते थे। लेकिन जिस प्रकार जनवरी 2023 में कुछ खिलाड़ी होते हैं, जैसे नाम है बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक, उनकी अगुवाई में 2023 में धरना प्रदर्शन होता है और दिल्ली के जंतर मंतर पर यह लोग साफ तरीके से आरोप लगा और कहते हैं कि महिला खिलाड़ी पर यौन शोषण हो रहा है। बाकी अन्य खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो हिम्मत जुटाने की कोशिश तो करते हैं लेकिन सामने नहीं आ पाते हैं। उन्हें धमकी दी जाती है कि अगर तुम सामने आने की कोशिश की तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। लेकिन साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया हिम्मत नहीं हारते और जंतर मंतर पर जाकर बैठ जाते हैं। और जब यही बात पूरे देश को पता चलती है तो हालांकि मीडिया को बृजभूषण शरण सिंह से सवाल पूछना चाहिए, लेकिन वो उल्टे खिलाड़ियों से सवाल पूछ रही थी और खिलाड़ियों को शक की नज़रों से देखा। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब भारतीय खिलाड़ी दिनेश फोगाट मीडिया के सामने रोती हुई कहती है, तो शायद तभी सरकार तक यह बात पहुंचती है। हालांकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन खिलाड़ियों को अपने पास बुलाते हैं और इनकी बातें सुनते हैं और तसल्ली देते हैं कि अगर भविष्य में आपको कोई दिक्कत परेशानी हो तो हमसे बताइए, आपकी समस्या का हल हर हाल में किया जाएगा। लेकिन जो खिलाड़ी चीख चीख कर रो रही थी, यह बताने की कोशिश कर रही थी कि उसका यौन शोषण हो रहा है, वो बोलने की कोशिश करते हैं और तो उनको जान से मारने की धमकी दी जाती है। लेकिन दिल्ली पुलिस जो है कोई एफआईआर दर्ज करने को, क्योंकि दिल्ली पुलिस को लगता है कि जिस व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है उस व्यक्ति की पहुंच सरकार तक है। तो मैं आपको बता दूं कि जब यह खिलाड़ी देश के लिए गोल्ड मेडल लाते हैं, देश का राष्ट्रगान दूसरे देश में बजाया जाता है, चलाया जाता है, तो अपने देश का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। वही खिलाड़ी इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। भले ही बृजभूषण शरण सिंह पूरी तरह से ईमानदार हो, उन्होंने किसी का कोई शोषण ना किया हो, लेकिन इन खिलाड़ियों की बात को रखते हुए पूरी ईमानदारी से जांच की जानी चाहिए और दोषियों को सजा दी जानी चाहिए। जब खिलाड़ी नारकोटिक्स कराने की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी ही बात माननी चाहिए। अगर इतनी बड़ी बात कर रहे हैं तो उसमें कुछ न कुछ कदम जरूर उठाने चाहिए। अगर खिलाड़ियों के कहने पर भी कदम नहीं उठाया गया तो कहीं न कहीं इससे देश की बदनामी जरूर होगी। जब ऐसे खिलाड़ियों के वीडियो बनकर सोशल मीडिया पर पूरे देश में फैलेंगे तो अच्छा नहीं लगता। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।